आज हम लोग केमिस्ट्री 12 के सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि सॉलिड स्टेट हम शुरू करें, थोड़ी सी जानकारी ले लें कि एक्चुअली व्हाट इज सॉलिड। बड़ी जीरो लेवल से थोड़े से इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि आखिर मैटर के किस स्टेट को हम सॉलिड कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन में कहा है कि मैटर का वो स्टेट, मैटर का ही एक स्टेट सॉलिड है, ये आप सब भी जानते हैं। तो मैटर का वो स्टेट जिसमें जो टीनी पार्टिकल्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, जिससे उनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेस काफी कम हो जाता है, जिससे जेनरेशन होता है सॉलिड स्टेट का। इसी को हम देखते हैं शॉर्ट में थोड़े से। यहां हम देखें, इट इज मैटर। ठीक है, तो मैटर बना कैसे होता है? कंपोज्ड ऑफ teeny particles. Matter is composed of teeny particles like atoms, molecules, ions, etc. ठीक है, इसी टीनी पार्टिकल्स को हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी कहते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और शॉर्ट में आगे हम इसको सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। सीपी फॉर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये तो हुई बात कि मैटर कंपोज्ड होते हैं, मैटर बने होते हैं टीनी पार्टिकल से, जिन्हें हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं, विच मे बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं, ये held together by strong cohesive force, and this cohesive force is called intermolecular or interparticle forces of attraction। इसमें जो कोहेसिव फोर्स काम करता है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो जब पार्टिकल के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो क्या होगा? पार्टिकल एक दूसरे के काफी करीब आएंगे। तो इससे क्या होगा? which make them closely packed। ये पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड स्टेट का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है बात। हमने जानबूझ के तोड़ के लिखा है ताकि कहीं से एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है और आसानी से आप जवाब दे सको। अब देखें, इस सॉलिड स्टेट को एक पर्टिकुलर वेल एस्टैब्लिश्ड मैनर में हम कैसे डिफाइन करेंगे। लेट अस सी, सपोज इट इज सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड क्या है? मैटर का ही एक स्टेट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम यूज कर रहे हैं ए मैटर
is said to be सॉलिड। एक मैटर को ही सॉलिड कहते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। एक मैटर को ही सॉलिड कहते हैं। कब सॉलिड कहेंगे, कब सॉलिड कहेंगे? देखिए सेकंड पॉइंट में हम दे रहे हैं, when the constituent particles are closely packed। जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, अभी हमने यहां बताया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होता है, तो हम समझते हैं कि इसको बताने की अब जरूरत नहीं है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एक मैटर को ही हम सॉलिड कहेंगे। क्यों सॉलिड कहेंगे भाई? कब सॉलिड कहेंगे? when the constituent particles are closely packed। कब? जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे। और क्लोजली कब पैक्ड कब होंगे भाई? तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में कब क्लोजली पैक्ड होंगे? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके बीच होगा? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between constituent particles for Cp। ठीक है, ये सॉलिड क्या है? सॉलिड मैटर का ही एक डेफिनेट विशेष मैटर का ही एक स्टेट है, इसलिए ए मैटर इज सेड टू बी ए सॉलिड कब? when the constituent particles are closely packed। जब उसकी constituent particles closely packed होंगे। कब closely packed होंगे? जब strong cohesive force होगा, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, किनके बीच? बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच। ठीक है, इसको हम एक छोटा सा डायग्राम से देखते हैं। अब देखें, यहां थोड़ा डायग्राम से समझें। यहां हमने पार्टिकल को लिया है, समझने के लिए इसको जूम करके हम दिखा रहे हैं। ये पार्टिकल को लिया है, क्लैरिटी के लिए थोड़ा थोड़ा बड़ा दिखाया गया है। एक्चुअली पार्टिकल इतने बड़े थोड़े ही होते हैं जी। ठीक है, अब इस पार्टिकल के बीच ये देखिए, ये पार्टिकल्स हुए, इनके बीच ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इट इज, जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, ठीक है, या इसको हमने कहा है इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब
ये इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में वेरी क्लोज, बहुत करीब आ जाते हैं, आपस में करीब आ जाते हैं, तो इनके बीच का जो स्पेस है, ये देखिए इसको इधर दिखा रहे हैं, ये स्पेस हुआ पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, इट कैन बी सेड टू बी इंटरपार्टिकल स्पेस। जिस सॉलिड में इंटरपार्टिकल स्पेस अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। अब देखें ये दोनों मिलके यहां पर इंटरपार्टिकल स्पेस मिनिमम होता है इन केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के केस में इंटरपार्टिकल स्पेस मिनिमम होता है, जबकि कोहेसिव फोर्स मैक्सिमम होता है। यही कारण है कि ये सॉलिड स्टेट के रूप में जेनरेट होते हैं। अब देखिए यहां कोहेसिव फोर्स अधिक है, एक दूसरे को क्लोजली पैक्ड किया है, और इंटरपार्टिकल स्पेस कम है, देखिए यहां पर कम है, तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण क्या होता है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इन दोनों के प्रभाव में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होके मैटर के उस स्टेट को जेनरेट करते हैं दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। तो यहां पर आप लिखो जेनरेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, जेनरेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। अब देखिए आपके पास क्या मिला, कोहेसिव फोर्स काफी स्ट्रांग है, तो जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो अपनी जगह पर फिक्स होंगे, उसको इधर उधर हिलने डोलने का मौका नहीं होगा, ठीक है। यही दोनों प्रॉपर्टी, इसी दोनों प्रॉपर्टीज के कारण देखें यहां the constituent particles क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने फिक्स्ड पोजीशन में होंगे, पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट। देखिए एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, ऑसिलेट, बता रहे हैं ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ऑसिलेट का मतलब होता है जस्ट वाइब्रेट के छोटे रूप को ऑसिलेट कहते हैं। मीन्स कोई बाहर से आपको ये नहीं मालूम होगा कि उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, बट इंटरनली दे आर वाइब्रेटिंग, उसी को बोलते हैं ऑसिलेशन। अपने पोजीशन में फिक्स्ड है लेकिन इनमें स्लो वाइब्रेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन की क्रिया आप चाहे जितना स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डाल दो, यू कांट ऑब्स्टैकल द प्रोसेस ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अब इसके कारण ये जो फिक्स्ड पोजीशन होता है वो किसके कारण हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के कारण हुआ,
फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं, और फिक्स्ड पोजीशन में रहने के कारण क्या हुआ, यही कारण है कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं विथ डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, हाई डेंसिटी एंड लो कॉम्प्रेसिबिलिटी। यहां लिख डालो, दैट्स व्हाई solids are rigid with definite shape and volume with high density and low compressibility। देखिए ये सब टर्म आप जानते हो, आप ये सबसे परिचित हो, बड़ी प्रिमिटिव टर्म्स है। रिजिड होने, यहां जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच बहुत अधिक है, स्पेस बहुत कम है, जिसके कारण वो रिजिड हुए तो उनका शेप भी डेफिनिट हुआ, वॉल्यूम डेफिनिट हुआ, तो शेप डेफिनिट हुआ, वॉल्यूम डेफिनिट हुआ, उनकी डेंसिटी अधिक हुई, बिकॉज यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी मोर, ठीक है, जिसके कारण उनकी डेंसिटी अधिक होगी और कॉम्प्रेसिबिलिटी लो होगी, क्योंकि इनके बीच में हमने आपको बताया है कि इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम होता है तो आप उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ solids are of two types. The first one is crystalline solid and second is amorphous solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं और एमॉर्फस सॉलिड को फॉल्स या स्यूडो सॉलिड्स के रूप में हम ट्रीट करते हैं। तो यहां देखिए, फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होते हैं, इनको सबसे फर्स्ट पॉइंट कि दीज आर ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही ट्रू सॉलिड्स होते हैं। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, नंबर 1 पॉइंट, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां पर हम बता दें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से आप समझो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट throughout the solid arrangement of the constituent particles have regular orderly arrangement throughout the solid to give definite geometrical pattern to solid substance। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं
जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। जैसे आप स्कूलों में प्रेयर्स की में असेंबली के समय आपकी लाइन बिल्कुल व्यवस्थित होती है। हम अगर आर्मी की बात कर लें तो आर्मी के परेड को आपने टीवी पर भी देखा होगा, बिल्कुल रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जहां तक वो स्थित होते हैं वहां तक उनका अरेंजमेंट ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, जस्ट लाइक द केस हियर। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट कहते हैं। तो इसमें लिखा जा सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, that means they have long range order arrangement of constituent particles। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। कहने का मतलब ये कि जितनी लंबाई या चौड़ाई सब्सटेंस की होती है, उस पूरी लंबाई चौड़ाई में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्यवस्थित होते हैं वो बिल्कुल उनका क्रम निश्चित होता है। द थर्ड पॉइंट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव sharp melting point, CS for crystalline solid, sharp melting point। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा समझे। शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं होगा भाई? जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक रेगुलर वे में, रेगुलर फैशन में अरेंज्ड हैं, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी डेफिनिट होगा, और उस डेफिनिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी फिक्स्ड होगा, जिसके कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? एंड फोर्थ पॉइंट, दीज आर एनिसोट्रॉपिक। एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। देखिए, जब कभी भी हम सॉलिड की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आयनिक सॉलिड से बिलोंग करते हैं, और आयनिक सॉलिड्स का फॉर्मेशन कैटायंस और एनायंस से होता है। आप भी जानते हो कि कैटायंस स्मॉलर और एनायंस कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं। ठीक है, तो यहां एनिसोट्रॉपिक का मतलब यह हुआ कि चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी व्यवस्था होती है वो फिक्स्ड व्यवस्था होती है, उसमें एटम का कहीं अपने स्थान से डेविएशन नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को कुछ पर्टिकुलर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, उनका अगर मेजरमेंट किया जाए तो अलग अलग डायरेक्शन से, अगर इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड हम मान लें तो अलग अलग डायरेक्शन से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनका जो वैल्यू आएगा वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए, क्रिस्टल्स के लिए डिफरेंट आएगा अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स etc फॉर ए सब्सटेंस थ्रू डिफरेंट डायरेक्शन, इट विल प्रोवाइड द डिफरेंट वैल्यूज, देन द सब्सटेंस इज सेड टू बी एनिसोट्रॉपिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसके एग्जाम्पल में देखें, कोई भी आपका क्रिस्टल है, कोई भी सॉल्ट को ले लें, वो क्रिस्टलाइन होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन इन नेचर, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। ठीक है, एनिसोट्रॉपिक के ऊपर हम लोग आगे और विस्तार से थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। पहले देख लें यहां एमॉर्फस सॉलिड।
एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड्स मीन्स फॉल्स सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड भी इनको कहा जाता है। ठीक है, पहली बात। अब यहां देखिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट में व्यवस्थित थे इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में जस्ट इसका अपोजिट, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव not in regular, not arranged in regular fashion, रेगुलर ऑर्डरली फैशन में, रेगुलर ऑर्डरली फैशन में अरेंज नहीं होते हैं। नहीं होने के कारण क्या होगा, इनका ज्योमेट्रिकल पैटर्न किसके कारण था, ज्योमेट्रिकल पैटर्न था लॉन्ग रेंज ऑर्डर के कारण, रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट के कारण। तो इनका रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता है, रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, रेगुलर वे में अरेंज नहीं होते हैं, तो इनके साथ जो अरेंजमेंट का ऑर्डर होगा वो होगा दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट of constituent particles। constituent particles शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इसको एवरेज ऑर्डर भी हम कह सकते हैं, एवरेज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। शॉर्ट रेंज ऑर्डर या एवरेज ऑर्डर का मतलब हुआ कि हो सकता है कि थोड़ी दूर तक, थोड़ी डिस्टेंस तक पार्टिकल्स एक दूसरे के रेगुलर पैटर्न में हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनका जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपने अनुसार, जैसे स्कूल से छुट्टी के बाद आप जिस पैटर्न में अरेंज होते हो, जस्ट लाइक यू मे कंसीडर द केस हियर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट हुआ। अब इनका देखें थर्ड पॉइंट में, इनका कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, तो पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका भी मैग्नीट्यूड डिफर करेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। Instead, at first they softens over the period of temperature followed by melting। माने कुछ समय तक ये पहले सॉफ्टन होंगे, मुलायम होंगे, उसके बाद ये मेल्ट करते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट इज दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि वैसे सब्सटेंस जिनमें किसी डायरेक्शन से अगर कुछ
कैरेक्टरिस्टिक, कुछ पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इटीसी को मेजर किया जाए, तो किसी डायरेक्शन से हम मेजर करें, हमें सेम वैल्यू मिलेगा। दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एमॉर्फस सब्सटेंस और एमॉर्फस सॉलिड। अगर कहा जाए कि कोई सब्सटेंस आइसोट्रॉपिक है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि दैट सब्सटेंस इज एमॉर्फस इन नेचर। और इसके एग्जाम्पल में आप जितने भी पॉलीमर्स हैं सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, लाइक प्लास्टिक इटीसी, सभी एग्जाम्पल्स हैं एमॉर्फस सॉलिड के। ठीक है, अब एमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। आइए इसको थोड़ा साफ कर लें। देखिए, एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ लिक्विड। तो एमॉर्फस सॉलिड में लिक्विड के जैसा फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। ये अलग बात है कि एज कंपेयर टू लिक्विड द टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग इज स्लो। एमॉर्फस सॉलिड में स्लो फ्लोइंग होता है, but they can flow. That's why amorphous solids are also called supercooled liquids. आइए थोड़ा सा देख लिया जाए। यहां लिखे like liquids, amorphous solids have the tendency to flow, although slowly। एमॉर्फस सॉलिड में फ्लो लिक्विड के जैसा फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। ये अलग बात है कि ये टेंडेंसी स्लो होती है, इसलिए दैट्स व्हाई these are also called supercooled liquid। एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अब एक छोटा सा टर्म था जो हमने यूज किया था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। उसको भी देखा जाए। लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट में क्या होता है? जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूरे सॉलिड में एक डेफिनेट पीरियोडिक पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, देन इट इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट जस्ट इसका अपोजिट, कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डेफिनेट, एक निश्चित दूरी तक ही व्यवस्थित होते हैं, वो होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को अगर दो टुकड़ों में काटा जाए, तो काटने के बाद जो रिजल्टिंग
पीसेस होंगे उनका प्रॉपर्टीज, उनके सरफेस का प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो इसमें देखें, यहां हम क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स इनको हम कट कर रहे हैं। व्हेन कट विथ sharp edged टूल, शार्प एज टूल से कट करेंगे तो क्या होगा, दे स्प्लिट, शार्प एज टूल टू स्प्लिट इनटू टू पीसेस। जब कट करेंगे तो दो पीस में ये स्प्लिट कर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। कैसे, कैसा उनका जो सरफेस होगा टुकड़े का वो कैसा होगा, विथ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। ठीक है। और यहां देखें, यहां हम लिख रहे हैं amorphous solid when cut with a sharp edge tool to split into two pieces। ठीक है। जब इसको स्प्लिट किया जाए टू पीसेस में तो ये देता है विथ रफ एंड इरेगुलर सरफेसेस। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहां देखिए, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने कट किया, शार्प एज टूल से कट किया, तो ये दो टुकड़ों में बट गया। दो टुकड़े का सरफेस कैसा था, प्लेन एंड स्मूथ इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड व्हाट वी हैव, हमने जब कट किया तो दो टुकड़े बने, बट दोनों टुकड़े के जो सरफेस थे वो रफ एंड इरेगुलर सरफेस बने। ठीक है, दिस इज द क्लीवेज प्रॉपर्टी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। लेट अस कम टू एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। एनिसोट्रॉपी क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, which occurs due to definite arrangement of constituent particles along definite directions। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम डिफरेंट डायरेक्शन से किसी ने सम पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलते हैं। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। इसी को थोड़ा देख लिया जाए। The phenomenon of variation of a particular physical properties, like electrical conductance,
refractive index, etc., measured through different directions is called anisotropy. जब कुछ पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करते हैं तो उनके वैल्यू में वेरिएशन आता है एंड दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। ठीक है, सेकेंड लिखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एनिसोट्रॉपी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक। Crystalline solids are anisotropic in nature. एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। क्यों? Because they have different but definite arrangement of constituent particles along different directions. डिफरेंट डायरेक्शंस में क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? ड्यू टू डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। इसी कारण ये एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। और आइसोट्रॉपिक में इसको साफ कर दिया जाए, उसके बाद देखते हैं। लेट अस कम टू आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी में क्या होते हैं? वैसे सब्सटेंस जो सभी डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर मेजर किया जाए सेम डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन में, तो वो सेम वैल्यू देते हैं। That property is called isotropy. It is the characteristic property of amorphous solids because amorphous solids have average order of arrangement. ठीक है, बस इसी को लिख लें। नंबर 1 point, the substances showing same value of some particular physical properties like electrical conductance, you read that electrical conductance and refractive index etc. when measured through any direction is called isotropy।
ठीक है, किसी डायरेक्शन से मेजर किया जाए सेम वैल्यू मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, आइसोट्रॉपी is characteristic feature of amorphous solid. Amorphous solid as deposits and एवरेज ऑर्डर, जिसको आप कह सकते हो शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, बस फिगर बना के समझाने का उतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है पिक्चर के साथ, आप देख सकते हो। नहीं होगा तो हम देखते हैं, तो लिंक में उसको इसके थोड़े नोट्स और फिगर भी डाल देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी व्यस्तता जरूर है, और आप इसको स्टडी करें, और निश्चित रूप से इस चैनल को, नया चैनल है, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल।